Assalamu alaikum. Today the topic of our lecture is angiosperms, and we will discuss angiosperms in detail. Going to start our lecture. Angio means enclosed and sperm means seed. So angio means closed and sperm means seed. Angiosperms are those plants in which the seed is enclosed in any kind of membrane or a covering. Okay? All following plants belong to angiosperms. All flowering plants, there are many flowering plants and species of flowering plants, and they are included in angiosperms. Like gymnosperms, angiosperms are seed producing plants. It is most diverse group of plants. Obviously जब angiosperm की बात करेंगे तो ये seed producing है. They are सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, और जितने भी इसमें फ्लावरिंग प्लांट्स आते हैं वो भी इसमें जो है शामिल हैं. ठीक है. दे आर डिस्टिंग्विश फ्रॉम जिम्नोस्पर्म्स बाय कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूडिंग फ्लावर, एंडोस्पर्म्स विद सीड्स एंड प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट दैट कंटेन सीड्स. अब इनका जो डिफरेंस है वो जिम्नोस्पर्म से क्या है कि इनके डिस्टेंट फीचर्स हैं जिसकी वजह से ये जो है जिम्नोस्पर्म्स जो है उससे डिफरेंट है. नंबर 1 तो मैंने आपको बता दिया कि ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं. नंबर 2 मैंने आपको बता दिया कि ये सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं, और इनके सीड्स जो हैं, इनके जो सीड्स हैं वो इनक्लोज्ड हैं. जैसे मैंने आपको पहले बताया, किसी भी शेल में या किसी भी मेम्ब्रेन में, एंडोस्पर्म्स में. ठीक है. एंड प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट, एंड लास्ट इसमें क्या है कि इसमें प्रोडक्शन ऑफ फूड भी होती है. प्रोडक्शन ऑफ food. So angiosperms are those plants which are enclosed in a seed, which the seeds are enclosed in covering. They are also seed producing plants. They are also called as flowering plants क्योंकि इनमें flowers बनते हैं, इनमें fruits होते हैं. जब flowers होंगे तो they include also food. इनमें food होगा, and they are the plants in which the seeds is enclosed in a shell. It is believed that angiosperms diverged from gymnosperms in Jurassic period about 245 million years ago. ये एक बिलीव है कि एंजियोस्पर्म्स जो हैं वो जिम्नोस्पर्म से कुछ डाइवर्ज हो गए हैं, यानी उनसे डाइवर्ज हो गए हैं, और इनका जो वो पीरियड था वो कम से कम एटलीस्ट 245 मिलियन ईयर्स अगो ये डाइवर्ज हो गए थे दोनों. जैसे हम कहते हैं ना कि कोई चीज़ डाइवर्ज होकर आपको मिलती है, मीन्स वो अलग हो जाती है. दे आर 3,60,000 known species of plants out of 2,35,000 species are angiosperms. तो टोटल जो है अभी तक जितनी भी रिसर्च हो चुकी है 3,60,000 टोटल जो है वो स्पीशीज़ जो है वो मौजूद हैं. 3,60,000 स्पीशीज़ मौजूद हैं, जिसमें से 2,35,000 स्पीशीज़ जो हैं वो सिर्फ जिम्नोस्पर्म्स की हैं. ठीक है. जिम्नोस्पर्म्स. All angiosperms are divided into two subclasses, that is monocot and dicot. अब इनको जो angiosperms हैं उनको दो क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें एक है monocot and the other is dicot. Monocot and dicot. लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंजियोस्पर्म्स. अब जो है लाइफ साइकिल हम देखेंगे कि उसमें लाइफ साइकिल जो है वो क्या है. तो अभी तक हमने आपको ये बताया कि एंजियोस्पर्म्स जो हैं दे आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम जिम्नोस्पर्म्स, एंड दे आर द प्लांट्स इन विच द सीड्स आर इनक्लोज्ड इन काइंड ऑफ अ मेम्ब्रेन और शेल, एंड दे आर सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स बिकॉज दे हैव फ्लावर्स एंड दे हैव फ्रूट्स इन इट. So angiosperms are divided into two subgroups, that is monocot and dicot. Till now 3,60,000 species have been discovered, and out of which 2,35,000 species are the gymnosperms. Now we are discussing about the life cycle of angiosperms. Life cycle of the angiosperms. ठीक है. They are flowering plants. As we know, they are the flowering plants. Like other plant groups, angiosperms also show alteration of generation. That is, both sporophyte and gametophyte generations are present with alternate and which alternate with each other. Now,
व्हेन वी आर डिस्कसिंग द लाइफ साइकिल, तो लाइफ साइकिल में हमारे पास यहाँ पर भी ऑल्टरेशन ऑफ जेनरेशन होगी, ऑल्टरेशन ऑफ जेनरेशन। और ये ऑल्टरेशन ऑफ जेनरेशन किन के दरमियान में होगी? ये ऑल्टरेशन ऑफ जेनरेशन जो है वो स्पोरोफाइटिक एंड गेमीटोफाइट के दरमियान में होगी, स्पोरोफाइट एंड गेमीटोफाइट, स्पोरोफाइट एंड गेमीटोफाइट। और यहाँ पर जो बोथ जनरेशंस जो प्रेजेंट हैं वो एक दूसरे के साथ ऑल्टरेट करेंगी विद ईच अदर, एंड दे बोथ ऑल्टरेट विद ईच अदर, ठीक है। सो द लाइफ साइकिल ऑफ द एंजियोस्पर्म स्टार्ट्स विद द ऑल्टरेशन ऑफ जेनरेशन, जिसमें स्पोरोफाइट और गेमीटोफाइट दोनों हिस्सा लेते हैं, टेक पार्ट बोथ स्पोरोफाइट एंड गेमीटोफाइट, एंड दे हैव द ऑल्टरेशन ऑफ जेनरेशन एंड दे ऑल्टर ईच अदर। सबसे पहले हम देखेंगे स्पोरोफाइट जेनरेशन। स्पोरोफाइट generation. The adult flowering plant is diploid. Sporophyte consists of root, stem, leaf and flowers. सबसे पहले तो यहाँ पर जो इसकी जो लाइफ साइकिल है, इट इज़ अ डिप्लॉइड, ठीक है, जिसमें रूट्स भी हैं, दे हैव रूट्स, दे हैव स्टेम, दे हैव लीव्स, ऑब्वियसली सी बात है कि ये सब कुछ होगा, और फ्लावर्स, ठीक है। नाउ फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड इज मॉडिफाइड शूट। नाउ हेयर असल में जो रिप्रोडक्शन होगी दैट इज इन द फ्लावर, रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ठीक है। ईच फ्लावर कंसिस्ट ऑफ पेडिसल, थैलेमस एंड फ्लोरल लीव्स। हर प्लांट में पेडिसल होगा, ठीक है, और पेटल्स होंगे, और ये सारा इसमें जो है इसके अंदर पूरे अपने पार्ट्स होंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर आप देखते हैं कि कोई फ्लावर होता है तो उसमें सेपल्स होते हैं, पेटल्स होते हैं, स्टेम होती है, ये सारे जो पार्ट्स हैं ये यहाँ पर इसके अंदर हैं, ठीक है। तो फ्लावरल लीव्स हैव सेपल्स, पेटल्स एंड स्टेमन्स एंड कार्पेल, ठीक है। The thalamus is modified stem while floral leaves are essential part of flowers. अब जो थैलेमस होता है, डायग्राम वही बनाऊं जो आपके पास यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, ये भी रिप्लेसमेंट हो रही है, इसकी पेटल्स हैं, ठीक है, ये सारा इसका जो है फ्लावर का, ये इसके पेटल्स होते हैं, ठीक है, एंड थैलेमस। तो वो आपको कह रहे हैं कि the sepals, the thalamus is modified with stem while floral leaves are essential part of plant. Floral leaves जो होते हैं वो प्लांट का एक एसेंशियल पार्ट हैं, जो कि सारा जितना भी रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है वो सारा फ्लावर के अंदर ही होता है, ठीक है। और उसके अंदर सेपल्स, पेटल्स, कार्पल्स, ये सारी चीज़ें एक फ्लावरिंग प्लांट में मौजूद होती हैं। द सेपल्स एंड पेटल्स आर नॉट एसेंशियल फॉर रिप्रोडक्शन, हाउएवर सेपल्स एंड पेटल्स आर प्रोटेक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर एंड ऑल्सो अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन के लिए सबसे पहले फ्लावर को क्या ज़रूरत है? पॉलिनेशन के लिए अब फ्लावर खुद उठ के तो पॉलिनेशन कर नहीं सकता, तो उसके लिए इंसेक्ट्स का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि आती हैं और उनकी बॉडी के साथ जो ये पोलन्स होते हैं वो उनकी बॉडी के साथ अटैच हो जाते हैं, और फिर वो जहाँ जाती हैं किसी ऐसे एरिया में जहाँ वो गिरा देती हैं, और वहाँ पर जब उनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो वो अगेन एक नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसलिए जो सेपल्स और पेटल्स हैं वो एक्चुअली रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट नहीं होते, लेकिन उनका काम क्या है कि वो प्रोटेक्शन करते हैं। जब फ्लावरिंग प्लांट जब रिप्रोड्यूस कर रहा होता है, जब ग्रो कर रहा होता है, तो वो उसके अंदर जो अपना फ्रूट बना रहा होता है या अपना सीड बना रहा होता है, तो उस टाइम पर जो प्रोटेक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट है वो सेपल्स और पेटल्स होते हैं, ठीक है। Stamen is male reproductive part of the flower and consisting of long filament have bilobed anther and its strip. जो stamen होता है एक्चुअली उसका काम क्या होता है कि वो उसके ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। कौन सी चीज़ें डिपेंड करती हैं? कि जितनी भी रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जो मेल का सारा काम होता है, वो सारा जो है स्टेमन के अंदर होता है, ठीक है। इसमें फिलामेंट्स भी होते हैं। अच्छा, कार्पेल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब इसमें हमारे पास जो दो आते हैं, एक तो हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव आ जाएगा और एक हमारे पास फीमेल। जो कार्पेल है वो आपका फीमेल हो जाएगा और जो स्टेमन है
वो आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट हो जाएगा। अब इनके अंदर प्रोसेस जो होगा, स्टेमन इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट कंसिस्टिंग ऑफ फिलामेंट्स। इन एंथर हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मियोसिस। अब यहाँ पर जो इसका स्टेमन का जो एंथर होगा, इसमें मियोसिस के जरिए जो है ये पूरा पोलन सैक इसके अंदर बनेगा और उसमें सारे पोलन्स जो है वो इकट्ठे हो जाएंगे। कार्पेल जो मैंने आपको बताया फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट है। द बेसल बॉर्डर पार्ट ऑफ द कार्पेल इज ओवरी। ऑब्वियसली सी बात है, कार्पेल के अंदर क्या होगा, ओवरी, ठीक है, ओवरी। So the basal body part of the carpel is ovary, elongated part is the style and terminal broad part of the carpel is the stigma. Stigma पे जाके वो खत्म हो जाता है। Inside ovary one or more ovules are present which are covered by ingument. ठीक है, अब इसमें एक या दो से ज़्यादा जो है ovules present होते हैं और वो enclose होते हैं किसी भी जो है इंट्यूगमेंट में। द एम्ब्रियो सैक इज सराउंडेड बाय टिश्यू कॉल्ड न्यूक्लियस, ठीक है। अब इसके अंदर जो टिश्यूज हैं ये सारे इसके अंदर, और इसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। इट इज़ नॉट न्यूक्लियस, इट इज़ न्यूक्लियस, ठीक है। अब ये आपको सिर्फ हमने उसका स्ट्रक्चर बताया। इस स्ट्रक्चर में आपको ये बताया कि जब फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्शन होती है तो वहाँ पर हमारे पास रिप्रोडक्शन जो है वो दो तरीके से आती है। नंबर 1 जो है वो आपकी स्पोरोफिटिक जनरेशन होती है। स्पोरोफिटिक जनरेशन में डिप्लॉइड जो है वो प्रेजेंट होती है। डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स इसमें होते हैं जिसमें रूट्स है, स्टेम्स है, लीव है और फ्लावर है। एक्चुअली जो मेन इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो कहलाता है फ्लावर, और फ्लावर के अपने फिर डिफरेंट पार्ट्स हैं जिसमें सेपल है, कार्पेल है, पेटल्स हैं, पोलन है, स्टिग्मा है, थैलस है। ये सारे पार्ट्स जो हैं ये फ्लावर के होते हैं। इनको एक्सप्लेन क्या करूं कि ये आप लोग पहले पढ़ चुके हैं सारा। उसके बाद हम आपको ये बताते हैं कि रिप्रोडक्शन जो होती है उसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट होता है वो स्टेमन होता है, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट होता है वो होता है कार्पेल, ठीक है। अब कैसे होता है, स्टेमन के अंदर एंथर होता है और एंथर में जो है आपका मियोसिस के ज़रिए सारा रिप्रोडक्टिव प्रोसेस जो वो होता है। अब कार्पेल के अंदर होती है ओवरी। ओवरीज के नंबर 1 to 2 होते हैं या 2 to 3 ओवर होते हैं, और ओवरीज के अंदर जो है ओवरीज जो है इनक्लोज्ड होती हैं एक इंक्यूबेंट में, ठीक है। अब फर्दर आपको ये बताएंगे कि किस तरह से, और इसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। अब इसमें हम क्या बताएंगे आपको कि कैसे स्पोरोफाइटिक जनरेशन जो है वो पोलिनेशन करती है। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ स्टेमन टू स्टिग्मा ऑफ कार्पेल इज कॉल्ड पोलिनेशन। प्रोसेस आपके पास आया है पोलिनेशन। अब पोलिनेशन का प्रोसेस क्या है कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम द एंथर ऑफ स्टेमन टू द स्टिग्मा। एंथर जो है किसका, स्टेमन का, और स्टिग्मा का जो है वो स्टिग्मा ऑफ कार्पेल। इस चीज़ को ज़रा अच्छे से समझें। द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स की जो ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम एंथर ऑफ द स्टेमन एंड स्टिग्मा ऑफ द कार्पेल। एंथर स्टेमन का होगा और स्टिग्मा जो है वो कार्पेल का होगा, उसे कहते हैं हम पोलिनेशन। तो व्हाट इज़ द पोलिनेशन? डेफिनेशन ऑफ पोलिनेशन ये होती है कि जब पोलन ग्रेन्स जो हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं एंथर से, जो कि स्टेमन का पार्ट है, कहाँ ट्रांसफ़र होते हैं? टू द स्टिग्मा, जो कि कार्पेल का पार्ट है। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं पोलिनेशन। इंग्लिश में क्या है? द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ द स्टिग्मा एंड एंथर ऑफ द स्टेमन एंड स्टिग्मा ऑफ द कार्पेल is called as the pollination. The pollination may takes place either by insects, winds और water. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि pollination कैसे होगी, ये ट्रांसफ़र कैसे होगी। एंथर से अगर कोई इस इंसेक्ट है जो जिसकी बॉडी के साथ जो है वो पोलन्स अटैच हो चुके हैं, ठीक है, अब वो जो है वो जाएगी कार्पेल तक और उन पोलन्स को कार्पेल के अंदर ओवरीज में छोड़ देगी, और फिर ये पूरा प्रोसेस जो होगा इसे हम कहेंगे पॉलिनेशन। ये था आपका स्पोरोफिटिक रिप्रोडक्शन या जनरेशन। अब हम आ जाते हैं गैमीट्स में किस तरह से होगा। ये तो आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में जैसे हो रहा है, ये स्पोरोफिटिक प्लांट्स में हो रहा है, जो कि वेस्कुलर और नॉन वेस्कुलर दोनों का आपको मैं पहले कॉन्सेप्ट दे चुकी हूँ।
अब हम आते हैं गैमेटोफाइट जनरेशन। द गैमेटोफाइट जनरेशन इज इन कॉन्स्पीशियस एंड हैप्लॉइड। सबसे पहले तो ये हैप्लॉइड होती है, वो क्या थी, वो थी डिप्लॉइड, और ये क्या है, हैप्लॉइड। देयर आर सेपरेट मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स। नाउ यहाँ पर तो सारा एक ही प्रोसेस में हो रहा है एंथर से स्टिग्मा तक, लेकिन यहाँ पर सेपरेट हो जाएगा मेल एंड फीमेल, ठीक है, मेल एंड फीमेल। मेल गैमेटोफाइट्स क्या होते हैं? आफ्टर पोलिनेशन द पोलन ग्रेन इज ट्रांसफर्ड टू स्टिग्मा। पोलिनेशन के बाद जो अभी मैंने आपको बताया, पोलिनेशन के बाद जो पोलन ग्रेन्स हैं वो ट्रांसफर हो गए हैं कहाँ पर, स्टिग्मा में, जो मैं आपको बता चुकी हूँ कार्पेल का पार्ट है। इससे आगे आप देखिए, ठीक है, हेयर इट जर्मिनेट्स टू फॉर्म पोलन ट्यूब। यहाँ पे जब कार्पेल के अंदर स्टिग्मा आ गया है तो ये जनरेट हो रही है और बना रही है पोलन ट्यूब। क्या बना रही है, पोलन ट्यूब। अगर आप ऊपर डायग्राम में देखें तो आप देख सकते हैं कि पोलन सैक से जो है वो मियोसिस का प्रोसेस होता है और पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं। अब पोलन ग्रेन्स जो हैं वो इस तरह से पोलन ट्यूब में लाइक दिस तरह, ये आपकी बन जाएगी पोलन ट्यूब, ठीक है, पोलन ट्यूब। अब क्या होगा, पोलन ट्यूब बन गई। द न्यूक्लियस ऑफ द पोलन ग्रेन डिवाइड्स बाय मियोसिस इनटू द न्यूक्लाई, वन जेनरेटिव एंड अदर ट्यूब न्यूक्लियस। अब ये जो है यहाँ पर मियोसिस का प्रोसेस होगा और इसके जो न्यूक्लियस हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू न्यूक्लाइज, यानी छोटे छोटे न्यूक्लाइज में कन्वर्ट हो जाएंगे। द जेनरेटिव न्यूक्लियस अगेन डिवाइड्स इनटू टू स्पर्म न्यूक्लाई। जो जेनरेटिव न्यूक्लियस है यहाँ पर आपका, वो फिर डिवाइड हो जाएगा इनटू टू न्यूक्लाई, ठीक है। द पार्ट ऑफ द पोलन ट्यूब विद ट्यूब न्यूक्लियस एंड टू स्पर्म्स न्यूक्लाई इज कॉल्ड गैमेटोफाइट। वो पार्ट ऑफ द प्लांट जिसमें न्यूक्लियस है और उसके दो न्यूक्लाइस मौजूद हैं और टू स्पर्म्स जिसको कहते हैं वो मौजूद हैं, तो वो कहलाएगा गैमेटोफाइट। फाइन। Female gametophyte. Inside the ovule, a single functional megaspore divides by mitosis to form female gametophyte और embryo sac. अब ये जो आपका स्टिग्मा है यहाँ पे, दिस इज, ठीक है। अब ये जो पोलन ग्रेन्स हैं ये आ जाएंगे इस स्टिग्मा के अंदर, फाइन, और यहाँ पर एम्ब्रियो सैक्स बनना शुरू हो जाएंगे। इन एम्ब्रियो सैक्स के अंदर जो है वो मेगा स्पोर्स बनना, बहुत सारे स्पोर्स बनना शुरू हो जाएंगे और यहाँ पर इस स्टेज को हम कहेंगे फीमेल गैमेटोफाइट। एम्ब्रियो सैक्स कंटेन्स 8 सेल्स आउट ऑफ विच 1 सेल इज एग और ओस्पोर्स। अब इसमें तकरीबन 8 सेल्स होंगे जिसमें से सिर्फ और सिर्फ एक सेल जो होगा वो एग होगा और बाकी ओस्पोर्स होंगे। एक एग होगा और बाकी सारे ओस्पोर्स होंगे। डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होगी? द पोलन ट्यूब ब्रिंग्स 2 स्पर्म्स इनटू ओव्यूल। अब पोलन ट्यूब जो है, ये पोलन ट्यूब ये 2 स्पर्म्स इसमें लेकर आएगी, ठीक है। 1 स्पर्म फ्यूज्ड विद एग टू फॉर्म जाइगोट। अब यहाँ पर ऑलरेडी, यहाँ पर जब ये कार्पेल के अंदर आएगा तो यहाँ पर ऑलरेडी ओव्यूल है। जब ये दोनों ओव्यूल और ये दोनों मिलेंगे तो ये बनाएंगे एक जाइगोट, ठीक है, एंड जाइगोट। While other sperm fuse with diploid nucleus to form एंडोस्पोर। और दूसरा जो है, एक तो बन गया जाइगोट और दूसरा जो है वो एंडोस्पोर्स के साथ मिल जाएगा, ठीक है, एंडोस्पोर्स। सो इट इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। अब डबल फर्टिलाइजेशन क्या है कि 2 स्पोर्स आए हैं पोलन ट्यूब से, एक जो है वो ओवरी के साथ मिला है और ओवरी के साथ मिलके उसने जो है यहाँ पर जाइगोट बना दिया है, और जो सेकंड वाला था उसने क्या किया कि वो जाके अदर स्पोर्स के साथ मिलके उसने एंडोस्पोर्स बना दिए, इंटरनल स्पोर्स, ठीक है। और इस किस्म की फर्टिलाइजेशन को हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड एज एंड इज यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स, और ये एंजियोस्पर्म का एक बहुत ही यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है। सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। अब पहले हम थोड़ा सा डायग्राम को देखेंगे और फिर आके हम आगे सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे। डायग्राम पर अगर आप देखें लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म्स इन्होंने दी हुई है यहाँ पे, ठीक है। ऊपर सबसे पहले आपका जो प्लांट है, ठीक है, फ्लावर है, उसमें आपके पास पेटल्स हैं, स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है, ओव्यूल है। अगर आपको समझ नहीं आता तो मैं डायग्राम को ड्रॉ करके आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देती हूँ। प्रोसेस तो आपको मैंने सारा समझा दिया, लेकिन डायग्राम बनाना भी ज़रूरी है और डायग्राम को समझना भी बहुत ज़रूरी है। फाइन।
ये अगर हम कहते हैं कि ये हमारा फ्लावर है, ठीक है, इसे हम कहते हैं पेटल्स। पेटल्स के साथ यहाँ पर बोर्ड भी बहुत रफ हुआ है, यहाँ पर ऐसे, ठीक है, ये आपका हो जाएगा स्टाइल। ये क्या हो जाएगा आपका स्टाइल। और यहाँ पर ये, ठीक है, ये आपका हो जाएगा एंथर, ठीक है, एंथर। ये है आपका स्टिग्मा, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है। ये है आपकी फ्लावर की ओवरी, और इसके अंदर ये है ओव्यूल, और ये सारा पोर्शन जो है ये आपका कहलाता है कार्पेल, ठीक है, ये पूरा पोर्शन कहलाता है आपका कार्पेल, ठीक है। अब जरा डायग्राम को देखें, एंथर है और ये फिलामेंट्स भी हैं इसमें। ये है आपका पूरा पार्ट ऑफ द फ्लावर। अब इस पार्ट ऑफ द फ्लावर में आप देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे पेटल्स हैं, पेटल्स के साथ हमारे पास ये पूरा मेल एंड फीमेल जो है स्ट्रक्चर है, जिसमें आपके पास स्टिग्मा है, जिसमें आपके पास ओवरी है, ओवरी में ओव्यूल है, यहाँ पर ये जो पोलन ग्रेन्स जो बनेंगे ये आपके एंथर हैं। एंथर इस तरह का होता है, आपको पहले छोटी क्लासेस में भी हमने कुछ एक्सप्लेन किया था अगर याद हो आप लोगों को। तो ये आपका होता है एंथर और ये होता है फिलामेंट, ठीक है। और स्टाइल, यहाँ पे ये वाला जो है आपका, ये वाला ये कहलाता है स्टाइल। अब क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया, पोलन सैक्स बनते हैं। पोलन सैक्स जो है वो मियोसिस करते हैं, मियोसिस में उनमें जेनरेटिव न्यूक्लियस बनता है और ट्यूब न्यूक्लियस बनता है। ये जेनरेटिव ट्यूब न्यूक्लियस और ट्यूब न्यूक्लियस जो है ये फर्दर आगे जाके पोलन ट्यूब्स बनाते हैं, जिसमें से स्पर्म्स जो है वो पास करते हैं ट्यूब सेल से। ये स्पर्म्स यहाँ से जाके किस में चलते हैं, स्टिग्मा में जाते हैं। स्टिग्मा में जाके वो दो होते हैं, मैंने आपको बताया, जब वो दो जाते हैं तो एक जो है वो उसके साथ ओवरी के साथ मिल के ओव्यूल बना देता है और दूसरा जो है वो एंडोस्पोर बना देता है। जब ये स्पर्म्स बन जाते हैं तो यहाँ पे आगे फ्यूजन होती है। फ्यूजन में पोलर न्यूक्लाई जो है 8 थे, 8 में से 2 जो है वो बाकी जो है वो ओस्पोर्स बन जाते हैं और सिर्फ एक जो है वो एग बनता है, जिसे हम आगे जाके जाइगोट कहते हैं। आगे जब जाता है इनक्यूमेंट्स, इसके ऊपर इनक्यूमेंट्स की एक लेयर आ जाती है जो कि सर्वाइविंग मेगास्पोर का काम करता है। आगे जाके फिर मियोसिस दोबारा से अकर करता है और जो मल्टी जो है वो मेगास्पोरेंजियम्स में मेगास्पोर्स बनते हैं और यहाँ पर जाके दोबारा से न्यू प्लांट बनना शुरू हो जाता है। तो ये आपकी जो है ये फर्टिलाइजेशन एंड डबल फर्टिलाइजेशन मैंने आपको अब एक्सप्लेन की है कि ये क्या है। फर्दर हम देखते हैं आगे सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। इट इज़ इम्पॉर्टेंट एवोल्यूशनरी एडवांसमेंट। द स्टोर्ड फूड इज मेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। दिस स्टोर्ड फूड इज यूटिलाइज्ड एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन। अब ये सारा जो प्रोसेस हो रहा है, जिसमें रिप्रोडक्शन का सारा प्रोसेस हो रहा है, उसमें बहुत सारी अमाउंट ऑफ फूड जो है वो स्टोर हो जाती है और ये अमाउंट ऑफ फूड जो इसमें स्टोर हुई होती है इसको बाद में एज अ जो है न्यूट्रिशंस यूज़ किया जाता है। और कब यूज़ किया जाता है, जब प्लांट जो है वो जर्मिनेट कर रहा होता है। जर्मिनेशन के प्रोसेस में उसे ये सारा कुछ स्टोर्ड फूड जो है वो ज़रूरत होता है। सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन कैसे होती है, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पोर। मैंने बताया था कि जब दो आते हैं वहाँ से पोलन्स, तो एक जो है वो ओवरी के अंदर जाके जाइगोट बनाता है और दूसरा जो है वो स्टिग्मा के अंदर जाके स्टिग्मा के अंदर जाके एंडोस्पोर्स बनाते हैं। अब वो कह रहे हैं कि आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पोर्स, जब एंडोस्पोर्स बन जाते हैं और एम्ब्रियो में ओव्यूल भी बन जाता है, मगर इस टाइम पर क्या हो रहा है कि एंडोस्पोर भी बन गया है और ओव्यूल ओवरी के अंदर भी बन गया है। इंक्रीजेज इन साइज, ओव्यूल जो है वो वहाँ पे साइज में बड़ा हो जाएगा टू फॉर्म सीड, और क्या बनाएगा, एक सीड बना देगा, ठीक है। इट्स इंग्यूमेंट बिकम्स हार्ड एंड ड्राई फ्रॉम सीड कोट और टेस्टा एंड टेगमेन। अब टेस्टा और टेगमेन क्या है, ये मेल रिप्रोडक्टिव जो है इसके ऑर्गेनिजम्स के जो प्लांट के जो ऑर्गन्स हैं, और उसमें क्या हो रहा है, जब इसका साइज इंक्रीज कर रहा है, जब सीड बन चुका है वो प्रॉपरली, तो वो ऊपर से बहुत हार्ड और ड्राई हो जाता है। इंक्यूमेंट उसकी ऊपर की जो लेयर होती है, मैंने पीछे बताया, वो भी होती है, तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। अगर सीड की आप आउटर कवरिंग देखें तो इट इज़ क्वाइट वेरी हार्ड।
द वॉल ऑफ द एम्ब्रियो ग्रोज रैपिडली, एम्ब्रियो की जो वॉल है वो जो रैपिडली ग्रोज करेगी आफ्टर द सीड एंड मेच्योर टू फॉर्म फ्रूट, और वही सीड जो है वो मेच्योर हो जाएंगे और क्या बनाएंगे, फ्रूट। तो ये एवोल्यूशन थी। पहले तो मैंने आपको बता दी एंजियोस्पर्म्स में कैसे जाके इनका जो है वो इम्पॉर्टेंस बता दी, उनके सारे करेक्टरिस्टिक्स बता दिए, उसकी लाइफ साइकिल मैंने आपको बताई कि हाउ द लाइफ साइकिल अगर्स। लाइफ साइकिल में मैंने आपको फ्लावरिंग प्लांट में बताया ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन, उस पर स्पोरोफाइट बताया, गेमिटोफाइट बताया। स्पोरोफाइट की जो लाइफ साइकिल थी उसकी मैंने अलग आपको एक्सप्लेन कर दी, और गेमिटोफाइट की जैसे ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन जिसमें आ रही हैं, ऑल्टरेशन मतलब एक दूसरी जगह, जैसे मैंने आपको यह भी बताया कि फर्टिलाइजेशन हुई है और उसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन हुई है, यानी एंजियोस्पर्म्स जो हैं वो जो है वो कन्वर्ट हुए हैं इनटू जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है। और स्पोरोफाइट और गेमिटोफाइट ने मिलके क्या की है, पॉलिनेशंस की हैं, पॉलिनेशन से फ्लावर्स बने हैं और सीड्स बने हैं, एंड सीड से फिर एक मेच्योर फ्लावर बने हैं। तो ये पूरा जो था ये आपका आज का टॉपिक था जो कि आपको एक्सप्लेन किया गया है। आई होप कि बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। थैंक यू।